silent. Hello everyone, welcome to Shri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor आरजू कक्कड़. उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो. And let's begin with this session where we have to discuss these articles in detail. पढ़ेंगे अच्छे से, समझेंगे, देखेंगे क्या है. सो ये सेशन में एक इंडेक्स आपके सामने है. मैं पहले आपको एक आइडिया दे देती हूँ ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे. हिमालयन वॉल्फ स्पीशीज के सेगमेंट से इंपॉर्टेंट है. जीएस पेपर 3 से, बट प्रीलिम्स पॉइंटर आई वुड स्पेसिफिकली से आप रेफर कर सकते हो. सर्विकल कैंसर के बारे में पढ़ेंगे. जीएस पेपर 3 से आप लिंक कर सकते हो, एल सेक्शन से लिंक कर सकते हो, और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. आई सेड कि हम इसको मंडे को लेंगे, सो विल टॉक अबाउट इट टुडे. महानदी बेसिन न्यूज में है. ये एनर्जी सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल है, और जो न्यूज है वो भी इंपॉर्टेंट है. दैट ऑल्सो यू कैन लिंक इट विद जीएस पेपर 3, पेपर 2, और हम फिर उसका क्योंकि ओवरऑल एनालिसिस करते हैं तो न्यूज के साथ विद रिस्पेक्ट टू जो बनता है वो है अबाउट महानदी बेसिन, तो इसके बारे में पढ़ेंगे. फिर हम थोड़ा सा ज्योग्राफी टिल्ट हो जाएंगे तो ट्रिब्यूटरीज महानदी की उसके बारे में देखेंगे. तो मैप बेस्ड भी हो जाएगा, राइट. तो मैप बेस्ड हो गया तो होमवर्क आपको यहीं से ही मिल गया है. अपना मैप जाकर देखना है. महानदी रिवर के बारे में मैं आपको यहाँ पढ़ा दूंगी, आप मैप देख लीजिएगा. कलाराम मंदिर कहाँ पर है, क्यों न्यूज में है? प्राइम मिनिस्टर की अभी रिसेंट विजिट थी महाराष्ट्र में, तो उसके चलते वहां पर उन्होंने काफी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इनॉग्रेट किए थे. अटल सेतु, द लॉन्गेस्ट ब्रिज, उसको भी वहां पर उसका इनॉग्रेशन हुआ. तो यहाँ कलाराम मंदिर भी उनकी विजिट रही थी. कहाँ पड़ता है और इसके बारे में डिस्कस करेंगे. जीएस पेपर 1 से भी आप इसको लिंक कर सकते हो. और वैसे मैं आपको कितनी बार अगर स्टैटिक से बोलूं तो गाइस प्लीज मेक श्योर कि आप साथ साथ स्टैटिक कवर करें. टेम्पल आर्किटेक्चर जरूर आज अपना स्टैटिक से कवर कर लो. आर्ट एंड कल्चर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो यू विल फाइंड कि यहाँ से काफी सवाल बने हुए हैं. राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 के बारे में कवर करेंगे, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. एंड देन यू हैव लेंटिल दाल. तो कौन सी दाल है ये, क्यों न्यूज में है, इंडिया के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इसका क्लाइमेटिक कंडीशंस, तो ये सारी डिस्कशन होने वाली है आज के इस पर्टिकुलर सेशन में. सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर. यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. लेट अदर्स नो अबाउट दिस सेशन, राइट, सो दैट वी हैव एन एक्सटेंडेड फैमिली, से दे कैन ऑल्सो टेक द बेस्ट यूज ऑफ इट. एंड कॉमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक भी जरूर दे दिया करो. शुरू करें फिर. सर्विकल कैंसर के बारे में पढ़ते हैं. इंडियन गवर्नमेंट इंटेंड्स टू इनिशिएट अ 3-phase वैक्सीनेशन ड्राइव. 3 फेज में एक वैक्सीनेशन ड्राइव की बात करी जा रही है जो इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएट करेगी अगेंस्ट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचपीवी. कौन सी लड़कियों के लिए? 9 से 14. एम क्या है? जो रिस्क है सर्विकल कैंसर का होता है उसको मिटिगेट किया जाए. तो ये जो वैक्सीन ड्राइव होगी ये प्रोटेक्शन देगी अगेंस्ट दिस एचपीवी स्ट्रेन जो कि कॉज है ऑफ द कैंसर ऑफ द एनस, वेजाइना एंड or Frixnix. So additionally it also protects against the HPV strains that are responsible for genital warts. तो बेसिकली हमारे लिए जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है वो है सर्विकल कैंसर के बारे में पढ़ना. कॉन्टेक्स्ट आपको पता चल गया है कि सरकार का प्लान है टू लॉन्च अ 3-phase वैक्सीनेशन ड्राइव अगेंस्ट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचपीवी, फॉर द गर्ल्स जिनकी एज ग्रुप हो 9 से 14. गोल ये है कि सर्विकल कैंसर का जो रिस्क है, जो कारण है उसका, वो ना हो. सो सर्विकल कैंसर डेवलप करता है इन विमेन्स सर्विक्स, और ये ग्लोबली 4th मोस्ट कॉमन कैंसर, 4th मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर है अमंग दी विमेन. इंडिया के अंदर ये 2nd मोस्ट कॉमन है. ओवरऑल 4th मोस्ट कॉमन है, इंडिया में 2nd मोस्ट कॉमन है. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक इंडिजीनियस एचपीवी वैक्सीन सर्वावैक लॉन्च करी थी. कब लॉन्च करी थी? 2023 में. नाम क्या है वैक्सीन का? मैं यहां लिख देती हूं आपके लिए, राइट, सर्वावैक. ये वैक्सीन जो है ये किसने लॉन्च करी? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी, राइट. इंडिजीनियस वैक्सीन है. HPV वैक्सीन, दैट इज फॉर दिस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. तो
रही बात सर्विकल कैंसर की, तो इंडिया हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ ग्लोबल सर्विकल कैंसर बर्डन विद नियरली 1 in every 4 डेथ्स वर्ल्ड वाइड वो होती हैं बिकॉज ऑफ सर्विकल कैंसर। तो मतलब जितना भी सर्विकल कैंसर का अगर आप एक नंबर लो, एक रेशो लो, तो इंडिया उसका लार्जेस्ट शेयर है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है सर्विकल कैंसर के अंदर। 4 में से नियरली हर एक डेथ, 1 in every 4 डेथ ग्लोबली वो सर्विकल कैंसर की वजह से होती है एज पर दी लैंसेट स्टडी, राइट। जितने भी सर्विकल कैंसर केसेस हैं 99% वो लिंक्ड हैं टू दिस इन्फेक्शन विद हाई रिस्क ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। एक मोस्ट कॉमन वायरस है दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के होते चलते ये फिर ट्रांसमिट होता है। ठीक है जी। इफेक्टिव प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन अप्रोचेस विल प्रिवेंट मोस्ट सर्विकल कैंसर केसेस। एक तो अपना वैक्सीनेशन और दूसरा स्क्रीनिंग, ट्रीटमेंट, ये सब कुछ भी होना चाहिए। जब देखो चीजें जल्दी डायग्नोज हो जाती है ना, तो आप उस चीज को फिर ट्रीट कर सकते हो। सो सिमिलर इज द केस हेयर ऑल्सो। अगर आपकी प्रिवेंशन अप्रोच है, प्राइमरी प्रिवेंशन अप्रोच है, सेकेंडरी प्रिवेंशन थ्रू स्क्रीनिंग, थ्रू ट्रीटिंग, राइट। सो अगर आपने डायग्नोज कर लिया अर्ली तो सर्विकल कैंसर इज हाईली ट्रीटेबल ऑल्सो। अगर मैं इंडिया की बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू दिस सर्विकल कैंसर का अगर मैं ग्लोबल बर्डन देखूं तो अबाउट 1.25 लाख केसेस एंड अप्रोक्सीमेटली 75,000 डेथ हर साल होती हैं इंडिया के अंदर सर्विकल कैंसर की वजह से। ये जो प्रिवेंशन मेजर्स हैं सच एज HPV वैक्सीनेशन और अर्ली डिटेक्शन थ्रू स्क्रीनिंग, ये ही रिड्यूस कर सकते हैं सर्विकल कैंसर के केसेस को। तो इंडियन गवर्नमेंट एक वैक्सीनेशन ड्राइव लॉन्च कर रही है टू प्रोटेक्ट द गर्ल्स फ्रॉम 9 to 14 ईयर ऑफ एज फ्रॉम HPV, ताकि सर्विकल कैंसर को प्रिवेंट किया जा सके। HPV वैक्सीन का नाम सर्वावेक, जो एक क्रूशियल रोल प्ले करती है इन प्रिवेंटिंग दिस कैंसर। अगर मैं बात करूं इसके टाइप ऑफ स्ट्रेन्स की, बार बार इन्फेक्शंस होना विद हाई रिस्क HPV स्ट्रेन्स, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर 85% ऑफ ऑल द सर्विकल कैंसर्स। एटलीस्ट 14 HPV टाइप्स, मतलब देर आर सर्टेन टाइप्स ना, जैसे HPV टाइप्स आप लगा लो 16 एंड HPV टाइप 18, मतलब दे हैव दैट पोटेंशियल टू कॉज कैंसर, राइट। कितने टाइप, बहुत टाइप्स हैं, लेकिन certain types have that potential. They are considered the most identified strains, among the most identified strains, as the one that have that potential to cause cancer. So ये जो दो types है ना, type 16 and 18, they are found to be responsible for about 70% of all the cervical cancers जो होते हैं globally। उसमें ये 17 और 16 और 18 वाला, 16 और 18 का आता है, ये आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो। ठीक है जी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस आर्टिकल दैट इज ONGC ने रिसेंटली डिस्कवर किया 2 सिग्निफिकेंट नेचुरल गैस रिजर्व्स। कहां पर? महानदी बेसिन ब्लॉक, बे ऑफ बंगाल में। तो कॉन्टेक्स्ट ये है, प्राइम मिनिस्टर ने अपलॉड किया है एज पहला ऑयल एक्सट्रैक्ट किया गया है। कहां पर? ऑफ द कोस्ट ऑफ काकीनाड इन कृष्णा गोदावरी बेसिन। मैं आपको मैप में अभी दिखाऊंगी। एक डीप वाटर बेसिकली कृष्णा गोदावरी बेसिन से एक प्रोजेक्ट रहा है जिसके चलते यहाँ पर ONGC ने इनिशिएट किया और पहला ऑयल एक्सट्रैक्ट किया गया है। ये प्रोजेक्ट अगर मतलब ऐसा अगर चलता रहे, सो इट इज एक्सपेक्टेड कि करंट नेशनल ऑयल प्रोडक्शन में 7% की एडिशन हो सकती है और नेचुरल गैस प्रोडक्शन में भी 7% की एडिशन हो सकती है। तो एनर्जी सेक्टर के अंदर जो आपका कंट्रीब्यूशन है, जो आत्मनिर्भर भारत की आप बात कर रहे हैं, तो इट विल कंट्रीब्यूट टू दैट, राइट। तो जिस कृष्णा गोदावरी ऑफशोर बेसिन की मैं बात कर रही हूं, ये है, बहुत बड़ा है, राइट। तो यहां एक्सट्रैक्शन की बात हुई है। अब बात करते हैं थोड़ा सा महानदी बेसिन की, राइट। बट ये तो बेसिकली कृष्णा गोदावरी बेसिन है। ये यू कैन से पूरा जो आर्टिकल है कृष्णा गोदावरी बेसिन और ऊपर जो महानदी लगता है उसका है। आप इसको अलग कॉन्टेक्स्ट में भी एक ले सकते हैं, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट वन। सो ये वाला जो बेसिन है ना, दैट इज कृष्णा गोदावरी वाला बेसिन। लेकिन जो मैं बात करने जा रही हूं वो अभी जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज महानदी बेसिन ऑल्सो। सो यहां आपको मैप में कृष्णा और गोदावरी रिवर दिख रही होगी। यहां पर भी फर्स्ट ऑयल एक्सट्रैक्ट हुआ है और ऑब्वियसली ये जो ऑयल एक्सट्रैक्शन जो ONGC ने इनिशिएट किया हुआ है, इसके चलते डेफिनेटली यू विल ऐड इनटू योर एनर्जी सेक्टर। लेकिन अब डिस्कस कर लेते हैं अपना महानदी बेसिन।
Right. Take it, if you want to take it as, you can take it as two different articles. So it is the 8th largest river basin. Now mark my words, I am talking about महानदी बेसिन, राइट. तो वहां पर भी ONGC found 2 natural gas reserves in the Mahanadi basin. तो Mahanadi basin में भी they have found 2 natural gas reserves and they have extracted oil. They have done this oil production in Krishna Godavari basin also. So here, as far as Mahanadi basin is concerned, तो ये 8th largest river basin है. एंड टोटल कैचमेंट एरिया इसका लगभग 1,39,681 स्क्वायर किलोमीटर है, विच इज नियरली 4.28% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया. कैचमेंट एरिया ऑफ द बेसिन एक्सटेंड्स ओवर सर्टेन स्टेट्स. वो कौन कौन सी हैं? छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कुछ झारखंड, MP और महाराष्ट्र का भी बेसिन आप लगा लीजिए. बेसिन की मैक्सिमम लेंथ दे रखी है, विड्थ दे रखी है. ये UPSC जनरली इतना नहीं पूछती है, बट इट्स जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा एक रफ आइडिया लेने के लिए. बट हाँ, ये इंपॉर्टेंट है. It is bounded by central India hills on the north, eastern Ghats on the south and east, and Mekal range on the west. तो महानदी बेसिन की जब आप बात करते हैं ना, तो मेक श्योर कि इस चीज को आप मैप में लोकेट जरूर कर लें. ये जो बेसिन है, इट रिसीव्स 90% ऑफ इट्स रेनफॉल ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन. जो मेजर पार्ट है बेसिन का, दैट इज कवर्ड विद एग्रीकल्चरल लैंड, राइट. So main soil types you will see here are red and yellow soils. तो महानदी रिवर महानदी बेसिन से जुड़ा, महानदी बेसिन महानदी रिवर से जुड़ी है. तो महानदी रिवर जो है मेजर ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है. ये अपना उड़ीसा है ना, ठीक है. तो ये रिवर ओरिजिनेट करती है फ्रॉम सिहावा रेंज ऑफ हिल्स इन धमतारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़. तो अगर मैं गोदावरी रिवर की बात करूं तो इट रैंक सेकेंड to the Godavari river among the peninsular rivers in respect of water potential. तो पहले नंबर पे गोदावरी, दूसरे नंबर पे महानदी. टोटल लेंथ ऑफ द रिवर जो है फ्रॉम द ओरिजिन, तो बे ऑफ बंगाल में फाइनली नदी गिरती है, 851 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ है, जिसमें से छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट करती है, बट छत्तीसगढ़ में 357 किलोमीटर लाई करता है और उड़ीसा में ज्यादा है 494 किलोमीटर. अब वो ये नहीं पूछेंगे कि अच्छा किस में कितना है, दे विल जस्ट आस्क, आपको थोड़ा पता होना चाहिए उड़ीसा में एक्सटेंड ज्यादा है, लेंथ ज्यादा है, छत्तीसगढ़ में कम है, छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट करती है. और इसकी ट्रिब्यूटरीज लेफ्ट बैंक की है, सियोनाथ, हसदियो, मान, ईब, और राइट बैंक में ओंग, तेल, जोंग. तो ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं और कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं. साथ ही साथ 2 चीजें और हैं, एक है अपना हीराकुंड डैम और एक है चिलिका लेक. हमने वेटलैंड्स में पढ़ा होगा चिलिका लेक सबने. सो अंडर द रामसर कन्वेंशन, चिलिका लेक जो है, इस लेक को 61% जो इसका इनलैंड फ्लो है वो महानदी रिवर सिस्टम से ही आता है, और वो भी उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं दया एंड भार्गवी. तो ये 2 ट्रिब्यूटरीज है मेनली जहां से पानी मिलता है इस लेक को. हीराकुंड डैम वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट अर्दन डैम है जो कि महानदी रिवर पे कंस्ट्रक्टेड है, जो कि उड़ीसा के सांबलपुर से 15 किलोमीटर है. ठीक है जी, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो आप याद में रख सकते हो. देन मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट आर्टिकल, अब हम चलते हैं मंदिर की एक विजिट जहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली करी. ये गोदावरी के बैंक्स पे मंदिर पड़ता है, नाम है कलाराम मंदिर, इन दी पंचवटी एरिया ऑफ नासिक. तो नासिक महाराष्ट्र में ये मंदिर पड़ता है. इसका जो नाम मिला है कलाराम टेम्पल, ये नाम आया है फ्रॉम द ब्लैक स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड कलाराम, ट्रांसलेट्स लिटरली टू ब्लैक राम, आप ऐसे बोलते हैं, बट लॉर्ड कलाराम से नाम पड़ा है. 1792 में, बहुत पुराना है. इट वॉज बिल्ट एट दैट टाइम विद द एफर्ट्स ऑफ सरदार रंगराव ओडेकर. बैंक ऑफ गोदावरी पे ये लोकेटेड है. फीचर्स की बात करूं तो सैंक्टम सेंक्टोरियम में आप राम, सीता, लक्ष्मण जी की स्टैचूज देखोगे, एक ब्लैक आइडल हनुमान जी का भी देखोगे. 14 स्टेप्स हैं मेन टेम्पल के, तो वो 14 स्टेप्स रिप्रेजेंट करते हैं जो 14 साल का वनवास राम जी का रहा उसको. एंड 84 पिलर्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं द साइकिल ऑफ 84 लाख स्पीशीज. देखो, मानव जन्म लेने के लिए ना 84 लाख जिया जूनी से आपको गुजरना पड़ता है. दैट इज 84 लाख स्पीशीज की साइकिल से आप गुजरते हो, तो उसको कंप्लीट करने के बाद ये जन्म मिलता है. तो ऐसे ही स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी में मत गुजारो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, और एग्जाम को जिंदगी मत समझो. बहुत बड़ी है जिंदगी, इससे ज्यादा. एग्जाम जो है सिर्फ इसका एक छोटा सा पार्ट है जो आप ये दे रहे हो. और वैसे तो मैं ये बोलूं, हर दिन यहाँ एग्जाम है, हर दिन एक टेस्ट दे रहे हो आप. तो अगर ये जीवन इतनी
साइकिल पूरी करने के बाद, 84 लाख स्पीशीज की साइकिल कंप्लीट करने के बाद, इफ यू आर बोर्न एज ए ह्यूमन, तो इसकी वैल्यू सीखो, राइट? जो हम ये पढ़ते हैं सुसाइडल रेट्स, मेंटल डिप्रेशन, स्ट्रेस, और एग्जाम नहीं निकला तो हम एक अलग जोन में चले जाते हैं, वो सब नहीं, वो सब बिल्कुल भी नहीं. यू हैव टू वैल्यू योर लाइफ. सो डोंट टेक स्ट्रेस. कोई टेंशन हो, डू स्पीक टू द वन यू आर कंफर्टेबल विद, राइट? अच्छा, टेम्पल के हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ ये जो टेम्पल है ना, आपको यहाँ दिख रहा होगा बाबा साहेब BR अम्बेडकर जी का नाम. तो यहाँ प्रिलिम से स्टेटमेंट बन सकती है. तो इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऐसा है, मतलब एक मेजर, the temple has this historical importance because of that major event जो हुआ यहाँ पर more than 90 years ago. Now 90 years ago 1930 में डॉक्टर BR अम्बेडकर एंड पांडुरंग सदाशिव साने, मराठी टीचर और सोशल एक्टिविस्ट रहे यहाँ. दे लेड एन एजिटेशन एट दिस टेम्पल, और वो एजिटेशन जो था, जो मूवमेंट था, उसका पर्पस था टू चैलेंज जो अनफेयर कास्ट नॉर्म्स थे जो एग्जिस्ट करते थे ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम. पर्टिकुलरली जो दलित्स की एंट्री जो थी टेम्पल में, दैट वॉज डिनाइड. सो टू द मूवमेंट वॉज अगेंस्ट दैट because of that denial of temple entry rights to Dalits, right? So डॉक्टर अंबेडकर जी और गुरु जी ने एक पीसफुल प्रोटेस्ट यहाँ पर दे लेड, सत्याग्रह बोलते हैं. एंड ड्यूरिंग दिस मूवमेंट अंबेडकर जी एंड अप्रोक्सीमेटली 15,000 दलित फॉलोअर्स पीसफुली दे पिकेटेड द टेम्पल, राइट? तो ये आप इससे कॉन्टेक्स्ट में ये नाम ध्यान में रख सकते हो, और ये कब हुआ ये थोड़ा सा ड्यूरेशन याद रख सकते हो, एंड मूवमेंट का एम क्या था ये तो इंपॉर्टेंट है ही सही. ठीक है जी, तो ये ध्यान में रखिएगा. आगे चलते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 अवार्ड्स के बारे में पढ़ते हैं. देखो अभी ना हाल ही में हमने अवार्ड्स, मैंने आपको क्वेश्चन दिया था सैटरडे को ही, आई गेव यू अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द स्पोर्ट्स अवार्ड्स को लेके, और यूपीएससी ने 2020, मैंने क्या दिया था, यूपीएससी ने 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है वैसा. तो इसीलिए ये सी चीजें जो आपको दी जाती हैं, जो पढ़ाया जाता है, उसको रिवाइज जरूर कर लिया करो. साथ ही साथ वीकली रिवीजन मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सबने कर ली होगी. जिन्होंने नहीं करी है तो यू आर डिगिंग अ होल फॉर योर सेल्फ, बाद में बहुत परेशानी होने वाली है. इसलिए वीकली रिवीजन और मंथली रिवीजन को डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रिवीजन. नॉमिनेशंस फॉर राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 अवार्ड्स आर इनवाइटेड ऑन अवार्ड पोर्टल. किसका? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का. तो ये नॉमिनेशंस जो हैं फॉर दिस अवार्ड दे आर इनवाइटेड, और डेट जो है दैट इज फ्रॉम 14 जनवरी टू 28 फरवरी. राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार तो नाम से ही पता चल रहा है, विज्ञान की बात हो रही है, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन की बात हो रही है. तो यहाँ पर सरकार अनाउंस करती है, ये अवार्ड देती है, पुरस्कार देती है इन द फील्ड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन. जिन्होंने भी एक आउटस्टैंडिंग, एक इंस्पायरिंग साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल और इनोवेशन कंट्रीब्यूशन दिखाया है, रिसर्चर्स ने, टेक्नोलॉजिस्ट ने, इनोवेटर्स ने, तो उनको रिकॉग्नाइज करता है ये अवार्ड. ये अवार्ड दिया जाता है 4 कैटेगरीज में. पहला है विज्ञान रत्न. तो इसके अंदर 3 अवार्ड दिए जाते हैं टू रिकॉग्नाइज लाइफ टाइम अचीवमेंट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशन जिसने भी दिखाई हो इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. फिर है विज्ञान श्री. इसके अंदर मैक्सिमम 25 अवार्ड्स दिए जाते हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिखाया हो इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी. फिर है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड. 25 अवार्ड मैक्सिमम दिए जाते हैं टू रिकॉग्नाइज एंड एनकरेज यंग साइंटिस्ट जिन्होंने एक एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन दिखाया हो इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. फिर है विज्ञान टीम अवार्ड. मैक्सिमम 3 अवार्ड दिए जाते हैं. एक अवार्डेड टीम होती है जिसमें 3 या 3 से ज्यादा साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और इनोवेटर्स होते हैं, वही जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिखाया हो इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. डोमेन्स है 13 डोमेन्स. फिजिक्स, कंप्यूटर एंड साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज ऑल्सो 1 डोमेन. ये अवार्ड this year they are being coordinated by Council of Scientific and Industrial Research under which Ministry Science and Technology. ये अवार्ड अनाउंस होंगे 11th of May नेशनल टेक्नोलॉजी डे पे, एंड दी अवार्ड सेरेमनी फॉर ऑल द कैटेगरीज अवार्ड वो होगी नेशनल स्पेस डे वाले दिन 23 अगस्त. ठीक है जी. World's largest producer of lentil, India is set to become during 23-24. तो इंडिया इज सेट टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मसूर दाल, जिसकी हम बात करते हैं ड्यूरिंग 23-24 क्रॉप ईयर्स ऑन द अकाउंट ऑफ हायर एक्रेज.
हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लेंटिल के बारे में पढ़ना, मसूर दाल भी बोलते हैं लेंटिल को, वैल्यूएबल ह्यूमन फूड है। दाल सब खाते होंगे, जो नहीं खाते हैं आज बोलना घर पे कि ये दाल बनाए। कोल्ड क्लाइमेट चाहिए रहता है इस दाल के लिए, लेंटिल के लिए। इट रिक्वायर्स क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर फ्रोस्ट और सीवियर विंटर को इट कैन टॉलरेट, इट इज वेरी हार्डी एंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट इट कैन टॉलरेट कोल्ड टेम्परेचर। वेजिटेटिव ग्रोथ के अंदर उसको कोल्ड टेम्परेचर ही चाहिए, एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी वार्म टेम्परेचर। तो 18 to 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। एंड इट्स रेंज ऑफ कल्टीवेशन वो एक्सटेंड करती है टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 3500 मीटर इन द नॉर्थ वेस्ट हिल्स। सॉइल की बात करूं तो वेल ड्रेन्ड लोम सॉइल्स इज बेस्ट फॉर दिस। एसिडिक सॉइल जो है वो लेंटिल के ग्रोथ के लिए सुटेबल नहीं है। ये क्रॉप वाइडली आप देखोगे यूरोप, एशिया, नॉर्थ अफ्रीका में कल्टीवेट करी जाती है। इंडिया के अंदर एमपी, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, यहाँ पर इजी टू कुक है, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू है, इजीली डाइजेस्टेबल है, और इसके जो स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, ड्राई लीव्स हैं, एंड वो एक कैटल फीड में भी काम आते हैं, राइट। तो अगर आप वर्ल्ड की टॉप लेंटिल ग्रोअर्स की बात करोगे 2022 के, तो कनाडा नंबर 1 पे, इंडिया नंबर 2 पे, ऑस्ट्रेलिया, टर्की एंड रशिया। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी इंडिया इंपोर्ट करता रहा है ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, रशिया से, सिंगापुर से और टर्की से। ड्यूरिंग द करंट ईयर हमने फिर भी इंपोर्ट किया कुछ क्वांटिटी ऑफ लेंटिल यूएई से, यूएसए से, श्रीलंका से और नेपाल से। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं हम, फिर भी इंपोर्ट कर रहे हैं। हिमालयन वॉल्फ की बात करते हैं। ये स्पीशीज की तस्वीर आपके सामने है, इनको थोड़ा सा अपने माइंड में सेव कर लीजिए। हिमालयन वॉल्फ हैज बीन असेस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द IUCN रेड लिस्ट एंड उसको कैटेगराइज किया गया है वल्नरेबल, पहली बार ऐसा हुआ है। एंड तो तिब्बतन वॉल्फ भी बोला जाता है, तो पता चल रहा है कि आपको ये तिब्बतन प्लेटू में देखने को मिलेगा। हिमालयन वॉल्स वहां थोड़ा मतलब एल्टीट्यूड ज्यादा हो गया, तो इतने एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं, तो मतलब दीज वॉल्स हैज adapted themselves to live in low oxygen conditions हो जाती हैं, तो they live at more than 4000 meters altitude, राइट। चाइना में तिब्बतन प्लेटू में वे पाए जाते हैं। नॉर्थ इंडिया के अंदर लद्दाख, लाहौल स्पीति वाले रीजन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। IUCN स्टेटस वल्नरेबल है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में शेड्यूल 1 में है। वल्नरेबल में इसलिए आए हैं क्योंकि इलीगली हंटिंग होती है इनकी फॉर ट्रेड इन इट्स फर एंड बॉडी पार्ट्स, टंग्स, हेड्स एंड अदर पार्ट्स। सो देखो, वी हैव टू टेक मेजर्स ताकि इनकी जो प्रोटेक्शन है उसको और ज्यादा एनहांस करा जाए। तो क्या क्या आप स्टेप्स ले सकते हो? पहला तो मेक श्योर करो कि देयर इज एनफ फूड फॉर द वॉल्स by taking care of the animals they usually hunt. So there is ensuring enough food for wolves, keeping the place where these animals live healthy and safe, right? Protecting the wildlife area, safe spaces create karo for wildlife by setting aside special areas jahan par animals can live without disturbance. Make sure ki ye areas jo hain they are healthy, they have enough plants and animals for the wolves to eat also, right? फिर उसके बाद make livestock safe, so help farmers protect their animals from wolves also by building those strong fences and pens, right? Teach farmers better ways कि how they can take care of their animals so that चीजें coexist कर सकें peacefully with wolves. Control the number of stray dogs in the area because they can harm the wolves also. Make sure कि pet dogs they are properly taken care of by their owners, so you can manage that also. जो people हैं from different countries they should work together to protect the wolves. So trans-boundary efforts लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। and डॉग पॉपुलेशन, जो मैं स्ट्रे डॉग्स की बात कर रही हूँ, डोमेस्टिक फेरल डॉग्स की पॉपुलेशन, उसको भी यू हैव टू मैनेज, राइट। एंड साथ ही साथ ट्रांस बाउंड्री एफर्ट्स की बात कर रहे हैं इन कंजर्वेशन ऑफ दीज स्पीशीज, तो वो भी हो सकता है थ्रू रिसर्च एंड मॉनिटरिंग। सॉर्टेड है। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। इंपॉर्टेंट, ईजी, no rocket science, so do revise whatever we have covered today. It will hardly take you 5 minutes and keep on revising your weekly. जिन्होंने वीकली अभी भी रिवीजन नहीं करी, आपके पास आज का दिन भी है, सो डोंट वेस्ट इट। मंडे टू सैटरडे जो भी आपने कवर किया है इंक्लूडिंग दिस मंडे, आज वाला दिन में जो कंटेंट किया है उसको सोने से पहले आज अपना पूरा डन एंड डस्टेड करके, कवर करके, रिवाइज करके ही सोइए, ताकि अब इस नए हफ्ते में जो भी हम आर्टिकल्स कवर करें वो आप में ऐड नहीं हो आपके लिए, राइट। सो we'll meet you tomorrow with other important articles. Till then, take care, good luck, good wishes. This is your mentor Arzu Kakkar signing off. All the best. Thank you.